नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्लास 12 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसी के तहत आज मैंने एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके अंदर होने वाले महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन जो कि मौखिक या वाइवा में पूछे जाते हैं आपको, उनको मैंने तैयार करने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्लास आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो उसी के तहत अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर आता है उसमें कितने टाइप के कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान सब्जेक्ट कोड होता है इसका 41 देखो आपको वहाँ 5 क्वेश्चन लिखवाएगा। जो भी एक्सटर्नल आपका एग्ज़ाम लेने आ रहा है वो आपको 5 क्वेश्चन लिखवाएगा। सबसे पहले उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देगा आपको वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या आयतन मापी विश्लेषण, ये होगा 10 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन होगा साल्ट एनालिसिस। आगे अपन एक एक अभी सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद सारे देखेंगे कौन से आयतन मापी विश्लेषण में कौन सा आपके सिलेबस में है उनसे सारे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे उसमें। दूसरा क्वेश्चन आपको देगा लवण विश्लेषण या साल्ट एनालिसिस, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की पहचान करना। कोई भी आपको केमिकल टेस्ट ट्यूब में डाल के दे दिया, या फिर इसके अथवा में पूछता है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का विरचन, या विरचन का मतलब उनका निर्माण करना। ये दोनों अथवा के अंदर या दोनों है, ऑप्शनल है, कोई भी दे सकता है इसमें से। तो फंक्शनल ग्रुप का आपको पहचान करनी पड़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट है 4 नंबर का। तो और चौथा क्वेश्चन है विषय वस्तु या कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, जैसे कॉपर सल्फेट के अंदर एंथैल्पी है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी या उदासीनीकरण ऊर्जा है एंथैल्पी, वो कैलकुलेट करने के लिए कोई बोल सकता है, तो वो भी 5 नंबर का है। और फिर रिकॉर्ड प्रैक्टिकल फाइल जो आप तैयार करते हैं वो, और मौखिक वाइवा, ये दोनों 5 नंबर के। इस टाइप का ये टोटल 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा। उसमें सबसे मेजर क्वेश्चन या सबसे बड़ा क्वेश्चन माने तो वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतन मापी विश्लेषण, या जिसको अपन सामान्य भाषा में अनुमापन या टाइटेशन भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि किस टाइप का पेपर देगा। यह है पेपर का एक प्रारूप है, सामान्यतः 4 घंटे का रहता है। अब देखिए, ये है अनुमापन या आयतन मापी विश्लेषण या वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। मान लो किसी को ये दे दिया, सामान्यतः ये तीनों हैं, यह समझ लो जो आयतन मापी विश्लेषण का क्वेश्चन है उसमें आपके 2 तरह की टाइट्रेशन है। पहली है पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट की, और दूसरी है पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड। ये 2 टाइट्रेशन आपके सिलेबस में है। इनमें से आपको कोई भी एक टाइट्रेशन दे सकता है। स्कूल में ग्रुप बना दिए जाएंगे, उसके बाद में वो कोई भी एक टाइट्रेशन है, उसके अंदर 2-3 टाइप के विलियन बनाएगा और उसमें से सभी को स्टूडेंट को रेंडमली दे दिया जाएगा उसको, और फिर आपको एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट निकालना है। मान लो ये है, तो ये क्वेश्चन आपको लिखवा देंगे पहले। इसमें दिया गया आपको M/30 मोलरता का क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलियन दिया गया है। इस विलियन की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। एक टाइप ये हो गया। दूसरा इसी को और दूसरे तरीके से दे सकता है, आपको 13.0666 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलियन दिया गया है। इस विलियन की सहायता से दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। पिछले में आपको पूछा है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, इस बार पूछ लिया आपको
मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा था सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। तीसरा दे रखा है M/30 मोलरता का क्रिस्टलीय फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन दिया गया है। इस विलयन की सहायता से अशुद्ध पोटेशियम परमैंगनेट के नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन एक ही है, टाइट्रेशन एक ही, उसको 3 अलग अलग तरीके से आपको दिया जा सकता है और फिर आपको उसमें से ज्ञात करना होगा। तो ये तो हो गया टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है उसमें से एक आपको कोई एक साल्ट दे दिया जाएगा, क्रिस्टल दे दिए जाएंगे और ये बोला जाएगा कि इसमें से एक कोई भी एनायन है, एक कैटायन, एक ऋणायन तथा एक धनायन के लिए क्रमबद्धता के साथ विश्लेषण कीजिए। उनके अंदर आपको पूरा उसका टेस्ट लगा के पता करना है कि इसके अंदर कौन सा एनायन है, कौन सा कैटायन है, कौन सा ऋणायन है, कौन सा धनायन है। इससे संबंधित आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। तीसरा क्वेश्चन होगा कार्बनिक यौगिक का परीक्षण कर क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। आपको केमिकल दे दिया जाएगा टेस्ट ट्यूब वगैरह में डाल के और उसमें से आपको फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करना है। ये ध्यान रखना सभी को, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये सभी को फंक्शनल ग्रुप का दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास। हो सकता है कुछ लोगों को कोई फंक्शनल ग्रुप का दे दे, या कुछ लोगों को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण है, ये भी दे सकता है। और चौथा है फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटास एलम में से कोई एक कार्बनिक यौगिक का विरचन कीजिए। तो इनमें से कोई भी दे सकता है, लेकिन इनमें सामान्यतः ये क्वेश्चन नहीं दिया जाता क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और नॉर्मली बच्चे इसका रिजल्ट निकालने पर दिक्कतें आती है। इस वजह से सामान्यतः ये 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के संबंधित टेस्ट को पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ करना है। और चौथा क्वेश्चन है विषय वस्तु आधारित एक प्रयोग, कंटेंट में होता है, ये आप करवाए होंगे फाइल के अंदर, आप चेक करना। इसमें दिया होगा प्रत्येक बैच में अधिकतम 3 विद्यार्थियों के समूह में एक पृथक प्रयोग, प्रत्येक 3 विद्यार्थियों को सेम दिया जा सकता है। ये कंटेंट मेड या विषय वस्तु आधारित प्रयोग है, वो 3 स्टूडेंट को सेम दे सकते हैं। प्रत्येक 3 स्टूडेंट को अलग, फिर दूसरे 3 को सेम, फिर तीसरे। ऐसा नहीं कि सारे बैच में 10 जने थे और 10 को एक कंटेंट बेस्ड है एक्सपेरिमेंट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक 3 स्टूडेंट को सेम दे सकते हैं। ये 5 नंबर का है। और 5वां है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक, वो 3 मार्क्स के, और सबसे लास्ट है वाइवा, वो 2 नंबर का है। तो इस तरह से टोटल 30 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट होगा आपका। अब इसमें अपन संभावित वाइवा के जो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अनुमापन या टाइट्रेशन, जिसको अपन ने आयतन मापी विश्लेषण कहा था, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। उसमें अपने को पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप अनुमापन करते ही क्यों। तो अनुमापन या टाइट्रेशन इसलिए की जाती है कि आपको 2 विलयन दिए थे, मान लो पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इनमें से पोटेशियम परमैंगनेट विलयन है, उसकी सांद्रता अपने को ज्ञात नहीं है, तो इसको बोला जाता है अज्ञात विलयन। और फेरस अमोनियम सल्फेट की अपने को सांद्रता पता है, तो इसको बोला जाता है ज्ञात विलयन। अननोन सॉल्यूशन और नॉन सॉल्यूशन। कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि ज्ञात और अज्ञात विलयन क्या होता है। तो जिसकी सांद्रता ज्ञात है अपने को, जिसकी कंसंट्रेशन पता है, वो ज्ञात विलयन। नॉन सॉल्यूशन, और जिसकी कंसंट्रेशन अपने को पता नहीं है, ज्ञात करनी है अपने को, वो अपने लिए अज्ञात है, अननोन है, तो अननोन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए अनुमापन क्यों किया जाता है, टाइट्रेशन क्यों की जाती है। ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए अनुमापन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में एक होता है ज्ञात विलयन, अज्ञात विलयन। ज्ञात विलयन को कई बार स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसे अनुमापक या टाइट्रेंट भी कहते हैं, जिसकी सांद्रता पता है अपने को, और इसे स्टैंडर्ड या मानक विलयन लिख दिया। फिर दूसरा है अज्ञात विलयन, अननोन सॉल्यूशन। इससे कई बार विश्लेषीय एनालाइट ये भी कहा जाता है। तो ज्ञात विलयन को बोलते हैं अनुमापक या टाइट्रेंट, और अज्ञात विलयन को बोला जाता है विश्लेषीय या एनालाइट। इसका विश्लेषण करना है अपने को। और एक शब्द और आता है जिसको बोला जाता है सूचक या इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करता है किस बात का,
अभिक्रिया पूर्ण होने का। ये ज्ञात और अज्ञात विलयन के बीच में एक रिएक्शन होती है, उसके बाद में रिजल्ट मिलता है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन कंप्लीट हुई है नहीं, इस चीज़ की जो जानकारी देता है उसको सूचक कहा जाता है। ठीक है, आगे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है टाइट्रेशन का, वो है फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में अनुमापन, टाइट्रेशन। तो इसमें संभावित क्वेश्चन ये बनते हैं, एक तो कि फेरस अमोनियम सल्फेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखो। तो सबसे पहले फेरस अमोनियम सल्फेट का अपन फॉर्मूला देखते हैं। ये होता है फेरस सल्फेट डॉट डाई अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ये है फेरस सल्फेट, जिसको सामान्य भाषा में मोहर लवण भी कहा जाता है, उसका फॉर्मूला है ये एक ध्यान रखना डबल साल्ट है, द्विक लवण। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डबल साल्ट, ऐसे लवण या साल्ट जो अपने अंदर उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते हो, डबल साल्ट कहा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 392 और यहाँ पर ध्यान रखना फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में जो अनुमापन होता है वो है रेडॉक्स अनुमापन का एग्जाम्पल। अनुमापन के भी बहुत सारे टाइप है, ये रेडॉक्स अनुमापन का एग्जाम्पल है, रेडॉक्स टाइट्रेशन का। तो इस रेडॉक्स टाइट्रेशन में फेरस अमोनियम सल्फेट है वो अपचाय की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करती है। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जिसमें अगर पूछे कौन सी मेटल है तो मैग्नीज हो जाएगी। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर हो जाएगा 25। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो होता है 3d5 4s2। ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि डी ब्लॉक आपके थ्योरी के सिलेबस में है, तो वो ये भी चेक कर सकता है एक्सटर्नल कि बच्चे को थ्योरी के बारे में कितना पता है। और यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ तक सामान्यतः आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ये रेडॉक्स टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है, मैंने बता दिया आपको। दूसरा ध्यान रखना, अभी अपन ने पढ़ा था कि सूचक काम में लेते हैं, तो इस अनुमापन में फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में जो टाइट्रेशन अपन करेंगे, उस टाइट्रेशन के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट खुद एक सूचक की तरह काम करता है। बाहर से कोई सूचक डालने की, आपको इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है। दूसरी टाइट्रेशन आपके सिलेबस में फेरस अमोनियम सल्फेट और ऑक्जेलिक एसिड के बीच में अनुमापन या टाइट्रेशन। इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट के बारे में अपन ने देख लिया। अब देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड दो टाइप का है, एक तो है एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड और दूसरा है हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। एनहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का मतलब है जिसमें H2O या जल का मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा हो, जैसे ये। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 90.3 ग्राम प्रति मोल। और हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड जिसमें H2O या जल के दो मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन रूप में प्रेजेंट हो, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 126 ग्राम पर मोल। तो आप ध्यान रखें, एक बात आप देखें, टाइट्रेशन के अंदर जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी अपने को कैलकुलेशन के अंदर, अपन ध्यान रखना 126 इसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। उसके बाद में कई बार एक्सटर्नल क्या करता है कि टाइट्रेशन के अंदर अपन जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उपकरण, उनके बारे में भी पूछ लेता है। जैसे इसे क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। ये ब्यूरेट हो गया। उसके बाद में इसको, ये कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट। ये हो गया कॉनिकल फ्लास्क। ये ब्यूरेट। और एक इस टाइप का 20 ml 10 ml का कांच की छड़ नुमा होती है, जिससे अपन सॉल्यूशन को
बीकर के से कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेते हैं, इसको बोला जाता है पिपेट। ये है कॉनिकल फ्लास्क और ये है बीकर। ये जो कांच की दिख रही है आपको, ये है टेस्ट ट्यूब, और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर, यहाँ से टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया है। टेस्ट ट्यूब को सामान्यतः परख नली भी कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन था साल्ट एनालिसिस का, उसमें आपको रेडिकल दिए जाते हैं कि कौन से रेडिकल प्रेजेंट है आपको जो क्रिस्टल दिए उसमें। तो यहाँ आपको वाइवा के अंदर रेडिकल्स के फॉर्मूले, एनाइन कैटाइन के फॉर्मूले पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे सीधे सीधे फॉर्मूले देखते हैं अपन। एनाइंस देखते हैं पहले, नेगेटिव चार्ज वाले। फ्लोरीन के ऊपर माइनस है, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। OH माइनस, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। देखो यहाँ दो है, एक है NO3 माइनस, इसे कहा जाता है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। और दूसरा है NO2 माइनस, इसे कहा जाता है नाइट्राइट आयन। NO2 माइनस नाइट्राइट आयन है ये हो गया। और फिर देखिए एक होता है सल्फेट, एक होता है सल्फाइड। SO4 माइनस, ये होता है सल्फेट आयन, और SO3 माइनस, ये होता है सल्फाइट आयन। CO3 माइनस कार्बोनेट आयन, HCO3 माइनस, इसको बाई कार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोला जाता है। ये फॉस्फेट, ये एसीटेट आयन। ये हो गया साइनाइड आयन, ऑक्साइड आयन। ये सामान्य थे एनाइंस, जो मेन एनायन थे या ऋणात्मक आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। धनायन या कैटायन जिनके ऊपर प्लस आवेश हो, पॉजिटिव चार्ज हो। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन के ऊपर लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, सिल्वर रजत आयन हो गया। ये हो गया अमोनियम आयन, क्योंकि ये अमोनिया से बना है। NH3 के साथ अगर NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर H+ को दे दे तो ये बन जाता है अमोनियम आयन। इससे अमोनिया से बना होने की वजह से NH4+ को अमोनियम आयन कहा जाता है। मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयन। देखो अगर आयरन इसके ऊपर +2 है, एक होता है +3। अगर +2 है तो इसको बोला जाता है फेरस आयन। +3 है फेरिक आयन। उसी प्रकार से कॉपर +1 और कॉपर के क्यूप्रस आयन, और Fe कॉपर +2 है, इसको बोला जाता है क्यूप्रिक आयन। एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम आयन, और Pb+2 इसको लेड आयन कहा जाता है। तो ये जो मेन एनायन और कैटायन थे वो अपन डिस्कशन कर लिए। ये ध्यान रखना आपको आयंस पूछा जा सकता है। अब इस पे डिपेंडेंट वो फॉर्मूला भी दे सकता है। जैसे मान लो किसी को ये इस टाइप से दे दिया कि बताओ लेड एसीटेट का फॉर्मूला बताओ, तो लेड एसीटेट का फॉर्मूला आपको पता है Pb+2, और लेड ये हो गया लेड आयन, एसीटेट आयन होता है ये। अब देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, कैटायन के ऊपर जो प्लस है उसको यहाँ रख दो, इसके ऊपर है -1, इसको आप इसके नीचे, तो इससे फॉर्मूला जो फॉर्मूला बनेगा उसमें लेड होगा 1, एसीटेट होगा 2, तो PbCH3COO2, ये हो गया लेड एसीटेट। जैसे पूछ लिया सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम होता है +1, नाइट्रेट होता है NO3-1, ये यहाँ और ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। तो देखो उम्मीद करता हूँ इस टाइप से आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना आता होगा, क्योंकि वो अक्सर 100% आपसे पूछेगा जरूर। तीसरा क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके थ्योरी में भी है, तो यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो अपन सबसे पहले देखें फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर, उसके बाद में उसका नाम और जनरल फॉर्मूला। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है OH, उससे बोला जाता है एल्कोहल, और इसका जनरल फॉर्मूला है
वो है ROH। और इसके लिए जो सफिक्स यूज़ करते हैं, या ये कह दो अनुलग्न, वो करते हैं अपन ऑल या सफिक्स ऑन, ऑल। और ये है क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप CHO। इसे कहा जाता है एल्डिहाइड, जनरल फॉर्मूला होगा इसका। इसके लिए जो अनुलग्न या सफिक्स यूज करते हैं वो होता है एल। ये है कीटोन, इसका जनरल फॉर्मूला CO, और इसका सफिक्स होता है ऑन। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल फॉर्मूला इसका, इसको लिखते हैं ओइक अम्ल। ये है एस्टर, ये ईथर, ये हो गया एमीन, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन हो गया। ये हो गया अमाइड, ये हो गया हेलो एल्केन, ये हेलोजन। और हेलो एल्केन का मतलब एल्किल ग्रुप भी आपको इस पर जोड़ना है, तो ये हो गया हेलो एल्केन। ये हो गया एल्कीन, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एल्काइन। ये हो गया फेनिल, और ये फिनॉल। फिनॉल खुद एक क्रियात्मक समूह है, ध्यान रखना। तो देखो अपन थोड़ा रिवाइज करते हैं इसको वापस। अगर ये लिखा हुआ है, मान लो ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी जगह आप हाइड्रोजन कर देते हो OH की जगह, तो ये हो गया एल्डिहाइड। आप CO हाइड्रोजन की जगह या R मान लीजिए एल्किल ग्रुप, जैसे CH3, C2H5, C3H7, कुछ भी, कोई भी हाइड्रोकार्बन जोड़ सकते हो। एल्किल ग्रुप बोला जाता है इसको, एल्किल ग्रुप। अगर यहाँ पर आप एक और एल्किल ग्रुप जोड़ देते हो तो ये हो जाएगा कीटोन। इस के साथ आप NH2 जोड़ते हो, यहाँ पर ये फॉर्मेट सेम चल रहा है, देखिए आप, इसे बोलेंगे अमाइड। अगर आप इस फॉर्मेट में OR ग्रुप जोड़ देते हो, इसको बोला जाता है एस्टर। और अगर आप एक ऑक्सीजन से 2 एल्किल ग्रुप जोड़ते हो, इसे कहा जाता है ईथर। और अगर आप बेंजीन के ऊपर OH जोड़ते हो, तो बताइए आप इसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट गलती करता है, और वो सामान्यतः बोल देता है कि इसमें OH देखते हुए बोलेगा इसमें क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। ऐसा नहीं है, ध्यान रखें आप, यह क्रियात्मक समूह है फिनॉल, क्योंकि फिनॉल अपने आप में एक क्रियात्मक समूह है, यहाँ एल्कोहल क्रियात्मक समूह नहीं है, ध्यान रखें इसका। अब देखिए थोड़ा आगे और रिवाइज करते हैं। हाँ, सफिक्स देख लेते हैं एक साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ये है एल्डिहाइड, इसका सफिक्स है एल। ये कीटोन, इसका सफिक्स है ऑन। OH एल्कोहल, इसका सफिक्स होगा ऑल। NH2 एमीन, इसका होता है सफिक्स एमीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आइन। और इसको जनरली असंतृप्तता या अनसैचुरेशन कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। और अगला है कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के लिए टेस्ट बोल रखा है, तो जनरली वाइवा के लिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपसे पूछेगा। तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए नॉर्मली 2-3 रीजेंट अपन काम लेते हैं। पहला रीजेंट है फेलिंग रीजेंट, जो कि फेलिंग रीजेंट A और फेलिंग रीजेंट B कहा जाता है, जिन्हें फेलिंग रीजेंट A होता है जलीय कॉपर सल्फेट, और फेलिंग रीजेंट B होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट
जिसको रोसेल लवण या रोसेल साल्ट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब फेलिंग टेस्ट है, दूसरा है बेनेडिक्ट टेस्ट। ये होता है कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। वही नहीं पूछने वाला ये आपको, आपसे ये पूछेगा फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट और तीसरा है टोलेंट रिएजेंट। जो कि टोलेंट रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट, जिसे नॉर्मली इस टाइप से लिखा जाता है। और ये टोलेंट रिएजेंट है, सिल्वर मिरर टेस्ट रहता है। क्या होता है देखते हैं। ये तीनों फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट और टोलेंट रिएजेंट, तीनों के साथ केवल कार्बोहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप ही पॉजिटिव टेस्ट देता है। मतलब जिस कंपाउंड के अंदर या यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा वो इनके साथ टेस्ट देगा, जिसमें कीटोन होगा वो टेस्ट नहीं देगा। तो जनरली अपन ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उपरोक्त तीनों परीक्षण केवल एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह ही देगा, कीटोन नहीं देता। तो ग्लूकोज इसका टेस्ट देगा लेकिन फ्रुक्टोज इसका टेस्ट नहीं देगा। फिर है प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए अपन नॉर्मली पूछ दिया जाएगा आपको कि प्रोटीन के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं। तो प्रोटीन के लिए सबसे सामान्य टेस्ट होते हैं बायोयूरेट टेस्ट, तो ये याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये देखें कि टोलेंट रिएजेंट का जो सिल्वर मिरर टेस्ट है वो क्या है। टोलेंट रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट के रूप में एज ए सिल्वर का निर्माण करता है, इसलिए इसे रजत दर्पण या सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। दूसरा है फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट दोनों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट के रूप में कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये दोनों फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट। और कॉपर ऑक्साइड है वो ब्रिक रेड पीपीटी देता है, ईंट जैसा लाल कलर देता है टेस्ट ट्यूब में, इसलिए कई बार इसे ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन या ब्रिक रेड कार्बोहाइड्रेट टेस्ट भी कहा जाता है। और ये कलर सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो ये मैंने प्रैक्टिकल वाइवा से रिलेटेड एक छोटा सा प्रयास किया था ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास निराश नहीं करेगी और बहुत अच्छा बेनिफिट होगा अगर आप ये क्लास पूरी देखते हो तो। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को बोर्ड क्लासेज 9 to 12 को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रिप्लाई करें। थैंक यू।